आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो उस मरने वाले शख्स ने कोई जायदाद छोड़ी है, तो उसकी वारसान में मुंतकली का तरीक़ाकार क्या है, कि किस तरीके से लीगली तौर पर वो वारसान में मुंतकिल होगी, किस तरीके से उसका इंतकाल होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। और सेकंडली कि अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई एक शख्स बैठा हुआ है और सारे वारसान के पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं है, तो बाकी वारसान के पास क्या तरीकाकार है, वो किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकते हैं। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करूंगा। जब भी किसी शख्स की डेथ होगी तो उसके नाम जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यह बात याद रखनी है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो तकसीम है, जो उसको हासिल करने का तरीकाकार है, वो डिफरेंट है। अगर तो मरने वाले शख्स की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए वरासती इंतकाल होगा और उसके बाद तकसीम का दावा करके तो उस प्रॉपर्टी का कब्जा लिया जाएगा। लेकिन अगर मरने वाला शख्स अपने बैंक अकाउंट में कोई रकम छोड़ के जाता है तो उसको हासिल करने का तरीकाकार ये है कि उसमें आप किसी पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट लेंगे और वो स्टेटमेंट लेने के बाद डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, जो शख्स जिसकी वफात हुई है उसके अलावा एफआरसी उसका लेंगे कि उसके लीगल वारसान कौन कौन से हैं। डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से ले लें और एफआरसी नादरा से मिलेगा, और बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो मुतलका बैंक से जहां पर अकाउंट है वहां से आपको मिल जाएगी। तो ये लेने के बाद किसी एक लीगल हेयर के नाम से सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में दायर होगा और वहां पर शातें वगैरह करवा के आप कोर्ट आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगी, जो जाके आप उस बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, जो आप जाके उस बैंक में जमा करवाएंगे और बैंक से आपके नाम जितने लीगल हेयर्स हैं उनके नाम जितने 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 शेयर्स उनके अदालत ने डिटरमिन किए हैं वो चेक जारी कर दिया जाएगा। ये तो है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी बैंक में कोई रकम है, तो ये तो उसके लिए है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस शख्स के नाम कोई जायदाद है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने वरासतनामा बनवाना है। वरासतनामा कैसे बनेगा? उसके लिए आपने एफआरसी लेना है, मरने वाले शख्स का डेथ सर्टिफिकेट लेना है और लीगल एयर में से किसी एक शख्स के आईडी कार्ड की कॉपी ये लेके आप किसी वकील के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमने वरासतनामा बनवाना है। फिर उस लीगल हेयर की तरफ से वरासतनामा सूट फॉर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग लीगल हेयरशिप ये दायर किया जाएगा और अखबार में इश्तिहार होगा, उसमें शहादत होगी एक किसी लीगल हेयर की और एक इंडिपेंडेंट विटनेस अदालत में पेश होगा, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे और फिर वो वरासतनामा जब डिग्री हो जाएगा, अदालत डिग्री जारी करेगी, उसकी आपने अटेस्टेड कॉपी लेनी है। वो अटेस्टेड कॉपी लेके साथ एफआरसी की कॉपी जो आपने पहले ही नादरा से निकलवा लिया है, जो आपने वरासतनामा में भी अदालत में पेश किया था, उसकी एक कॉपी साथ लगाएं। ये जो वरासतनामे वाली डिग्री है इसकी अटेस्टेड कॉपी लगाएं। लीगल हेयर्स की आईडी कार्ड की कॉपीज, 50 रुपये का एक बयान अल्फी या 100 रुपये का बयान अल्फी तैयार कर लें कि जो जो लोग इस वरासतनामा में जिनके नाम मौजूद हैं वही लीगल हेयर्स हैं, हमने किसी को जानबूझ के यहाँ उसका नाम स्किप नहीं किया। और एक अखबार इश्तिहार होता है वो भी साथ लगा के आपने पटवारी के पास जमा करवा देना है। पटवारी आपके नाम वरासती इंतकाल दर्ज करेगा, साथ गवाह भी पेश करने पड़ेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने लीगल हेयर्स हैं आप उन सबको लेके अदालत आएँ, पहले वरासतनामा बनवाएं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वरासतनामा की जब बात आती है तो कहते हैं कि सारे लीगल हेयर्स तैयार नहीं हो रहे अदालत में जाने के लिए, तो हम वरासतनामा कैसे बनवाएं। तो अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे लीगल हेयर्स आएँ, कोई भी एक शख्स चाहे वो मर्द है या औरत है, वो लीगल हेयर अगर है तो वो आके वरासतनामा बनवा सकता है। इसके अलावा अगर
सारे लोग जितने भी लीगल एयर्स हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं या अदालत में नहीं आ सकते, तो वो अपनी तरफ से किसी को अटारनी भी दे सकते हैं, मुख्तार खास दे सकते हैं। तो उस अटारनी की बेस पर भी वो शख्स अदालत में पेश होकर उनकी तरफ से वरासतनामा बनवा सकता है। इसी तरीके से आगे अगर जब इंतकाल करवाने के लिए आप पटवारी के पास जाते हैं तो वहाँ भी तमाम लीगल हेयर्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल जाके कोई एक लीगल हेयर भी जाके वहाँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा देंगे फिर आपने पटवारी का थोड़ा पीछा करना है ताकि वो आपके नाम इंतकाल दर्ज करे। जब वरासती इंतकाल दर्ज हो जाएगा तो उसके बाद आप देखें कि आपके कितने शेयर्स बनते हैं, आप उसका फ़र्द बराए रिकॉर्ड ले लें। जितनी प्रॉपर्टी उस मरने वाले शख्स की थी जो आपके नाम अब उसका इंतकाल हो गया है, तो उसका आप एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेके अपने पास रख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, कितने शेयर्स हैं आपके। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि आप जब वो इंतकाल हो चुका है, वरासती इंतकाल तमाम लीगल हेयर्स के नाम हो चुका है, तो अब देखें कि वो प्रॉपर्टी किसके पास है। अगर किसी एक भाई के पास है, किसी चाचू के पास है या जिस शख्स के पास है, तो स्पेशली अक्सर देखने में आता है कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, भाई काबिज हो जाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते। तो आप देखें कि उस प्रॉपर्टी का कब्जा किस शख्स के पास है, फिर आप उससे रब्ता करें और उसे दिखाएं कि ये मेरा विरासती इंतकाल है, मेरा हिस्सा इतना बनता है, मुझे मेरे हिस्से की हद तक मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया जाए। अगर तो वो दे देते हैं तो फिर तो ठीक, अगर वो नहीं देते तो फिर आप ऐसे करें कि आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर दें, तकसीम का दावा दायर करें। जितनी उस मरने वाले शख्स की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी एक ही बार उस दावे में लिख दें। ऐसा नहीं करना कि आप एक मकान का दावा दायर कर दें फिर कहें कि बाद में दूसरी दुकान का दावा दायर करना है, फिर आगे किसी प्लाट का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितनी प्रॉपर्टी है उस शख्स की मरने वाले की, उसकी तमाम प्रॉपर्टी का एक ही बार आपने तकसीम का दावा दायर करना है। अदालत के थ्रू फिर आपको हिस्सा मिलेगा। तकसीम का दावा जब आप दायर करेंगे, बाकी जितने लीगल हेयर्स हैं उनको भी आप पार्टी बनाएंगे, उनको समन जाएंगे, वो अदालत में हाजिर होंगे। जब अदालत में आएंगे तो वो आके अपना जवाब दावा जमा करवाएंगे, फिर शहादतें होंगी, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और कोर्ट इब्तदाई डिग्री पास करेगी। इब्तदाई डिग्री पास करने के बाद कोर्ट तमाम लीगल हेयर्स के जो शेयर्स हैं वो डिटरमन करेगी कि किस शख्स का कितना हिस्सा है। और उसके बाद एक रेफरी अपॉइंट किया जाएगा जो मौका पर जाके एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। वो देखेगा कि जिस शख्स का जितना हिस्सा है क्या ये प्रॉपर्टी इस काबिल है कि उस प्रॉपर्टी को तकसीम करके सब लीगल हेयर्स को अलग अलग हिस्सा दे दिया जाए, उसका कब्जा दे दिया जाए। अगर तो वो प्रॉपर्टी इस काबिल है तो फिर तमाम लोगों को उस प्रॉपर्टी में से हिस्से अलग करके दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इस तरह से है कि जैसे एक मकान है 5 मरले का और उसमें 6-7 को शेयर हैं, मरने वाले शख्स के लीगल हेयर्स हैं जिनके वहां पर हिस्से हैं, तो अब एक मकान को इतने लोगों में तकसीम डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आगे कोई प्लाट है, 2 मरले का प्लाट है, कोई 10 वारसान है, तब भी मुश्किल है कि वो प्लाट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आएगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरीके से तमाम प्रॉपर्टी देखी जाती है। अगर कोई दुकान है तो उसको देखा जाता है कि दुकान कितनी है, लीगल हेयर्स कितने हैं, अगर अलग अलग करके उसमें से हिस्सा दे दिया जाए तो क्या उसकी पार्टीशन मुमकिन है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद रेफरी एक रिपोर्ट तैयार करता है कि अगर तो वो काबिल तकसीम है तो वो कोर्ट को लिख देता है कि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से तकसीम हो सकती है। लेकिन अगर वो काबिल तकसीम नहीं है तो रेफरी फिर उसकी मार्केट वैल्यू बताएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। उसका तरीकाकार ये होता है कि वो वहाँ पर उसी इलाके में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएगा, मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा और उसके बारे में रेट चेक करेगा कि कितने रेट्स हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट देगा कि इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इस टाइम इतनी है, और साथ ही उस प्रॉपर्टी की तमाम मेजरमेंट करेगा कि वो प्रॉपर्टी टोटल कितनी है। वो सारी चीज़ें करने के बाद वो एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। फिर अदालत उस रिपोर्ट को देखते हुए अगर वो प्रॉपर्टी फिर काबिल तकसीम हुई तो कोर्ट तमाम लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी अलग करके उनके कब्जे दे देगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी काबिल तकसीम ना हुई तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कोर्ट इंटरनल ऑक्शन का लेगी कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनको एक मौका दिया जाएगा
कि अगर वो उनमें से कोई ख़रीदना चाहे उसके लिए एक ऑक्शन की जाएगी, तमाम लीगल हेयर्स उसमें हिस्सा लेंगे। अगर उन लीगल हेयर्स में से कोई उस ऑक्शन में जाके उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेता है तो तमाम बाकी जो लीगल हेयर्स होंगे उनको उसका जितना जितना हिस्सा बनेगा, वो प्रॉपर्टी जितने की सेल हुई है उसमें से उनकी रकम उनको दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इंटरनल ऑक्शन में सेल नहीं होती, किसी वजह से इंटरनल ऑक्शन नाकाम हो जाती है, लीगल एयर्स उसमें हिस्सा नहीं लेते या जो भी रीज़न है, तो फिर कोर्ट एक्सटर्नल ऑक्शन में जाएगी। एक्सटर्नल ऑक्शन होती है कि उसमें तमाम लोग जो जो अवाम में से कोई भी शख्स चाहता है कि वो इस प्रॉपर्टी को ख़रीदे तो वो ऑक्शन में हिस्सा लेगा और जो सबसे ज़्यादा बोली देगा वो उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लेगा। ऐसी सूरत में फिर तमाम लीगल हेयर्स को जितने की वो प्रॉपर्टी सेल हुई है उनके हिस्से दे दिए जाएंगे, पेमेंट उनको जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से लीगल हेयर्स, कोई भी लीगल हेयर चाहे वो मर्द है औरत है, अपने मुतवफ़ी वालिद या वालदा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी जब विरासती इंतकाल हो जाए और आपको कब्ज़ा नहीं मिल रहा, या आपके पास कब्ज़ा था लेकिन दूसरे किसी वारिस ने कब्ज़ा छीन लिया, तो आपने यहाँ पर तकसीम का दावा करना है, कब्ज़े का दावा नहीं करना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी, चूँकि आप सब लीगल हेयर्स हैं, को ऑनर्स हैं, तो को ऑनर्स के ख़िलाफ़ तकसीम का दावा किया जाता है, कब्ज़े का दावा नहीं किया जाता। तो आपने फ़ौरन तकसीम का दावा करके तो उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ले लेना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।